वो छत के ऊपर से निकले छज्जे के नीचे हो सकते थे। जाहिर है शॉटगन के धमाके के बाद गुल खान खुलसेन में रहने की हमाकत नहीं कर सकता था। अब मुझे अपनी हमाकत का अफसोस हो रहा था। मैंने ऊपर आते हुए इन छज्जों को नजरअंदाज कर दिया था। ऊपर आने के लिए मुस्तकिल सीढ़ियां अभी नहीं बनी थीं, इसलिए बांस की सीढ़ी से काम लिया जा रहा था। दूसरी अक्लमंदी ये की थी कि हनीफ को नीचे छोड़ाया था। हालांकि उसे नहत्था होने की वजह से ज्यादा खतरा लाहक था। गुल खान या कुत्ता इस पर हमला करके उसे मार सकते थे। गुल खान या कुत्ते के बारे में जानने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर मेन गेट पर मारा। इसकी चादर का आहनी झनकार रात के सन्नाटे में गूंजा था। इसके साथ ही कोठी की तरफ से दरवाजे की सुमत एक फायर हुआ। हवा में तैरता हुआ शोला उस तरफ गया था। गुल खान किसी कमरे में था या छज्जे तले पनाह ले चुका था और उसके पास पिस्तौल था। मुझे गुल खान से ज्यादा कुत्ते की फिक्र थी। वो सूंघ कर पता चला सकता था कि मैं कहाँ था और मुझे घेरने की कोशिश भी कर सकता था, जबकि गुल खान बेखबर था कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। छत पर मैं हर मुमकिन एहतियात से हरकत कर रहा था कि कोई आहट नीचे तक न जाए। मैं वापस सीढ़ियों की तरफ आया और खुद को बामुश्किल फायर करने से रोका। एक सर नमूदार हुआ था सीढ़ियों की जानिब से। यह हनीफ था। मैं एक लम्हे की जल्दबाजी करता तो वो मारा जाता। अहमक आदमी, तुम क्यों निकले वहां से? अभी मेरे हाथों मारे जाते। मैंने उसे सरगोशी में डांटा। मुझे डर लग रहा था जी, तो उसे सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। इसकी खुशकिस्मती के गुल खान या कुत्ते की नजर उस पर नहीं पड़ी। बहरहाल वो ऊपर आ गया था। मैंने इसे सीढ़ियों पर नजर रखने को कहा और खुद छज्जे पर लेट कर नीचे की तरफ झांका। मगरबी किनारे में छज्जे तले कोई नहीं था। मैं छज्जे पर ही चलता दूसरी तरफ गया। यहाँ मुझे नीचे दीवार के साथ एक वजूद नजर आया, लेकिन तारीकी में यह अंदाजा करना दुश्वार था कि वो इंसान है या कुत्ता। वो बिल्कुल दीवार के साथ दुबका हुआ था। खासी देर तक नजर जमाने के बावजूद मैं फैसला नहीं कर पाया था कि वो इंसान था या कुत्ता। आखिर मैंने टटोल कर छत से एक कंकर उठाया और उसे सेन की तरफ उछाल दिया। सन्नाटा इस कदर शदीद था कि मामूली सा कंकर गिरने की आवाज भी गूंजी थी। दीवार के साथ दुबका हुआ हेवला भड़का और मैंने उसे शनाख्त कर लिया। वो गुल खान था जो ना जाने कब से यहां दुबका था। वो भी चटा हुआ मुजरिम था। इतनी आसानी से जेरे ताम आने वाला नहीं था। कुत्तों का शोर और फायर की आवाज सुनकर वो भी इधर नहीं आया था। उसने दुरुस्त फैसला किया था। अगर मुश्ताक फायर करता तो वो खुद आकर उसे बताता, और फायर मुश्ताक ने नहीं किया तो इधर वो आकर मेरे हाथों पे मौत न मरता। मैं कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। मैंने आहिस्तगी से शॉटगन छज्जे से नीचे की और गुल खान को वार्निंग दी, हथियार फेंक दो तुम मेरे निशाने। अभी मैंने इतना ही कहा था कि उसने भड़क कर फायर कर दिया। गोली मेरे सामने से गुजरी और मैंने बेख्तियार शॉटगन का ट्रैगर दबा दिया। गुल खान ने कर्मनाक आवाज निकाली और उछल कर खुले सहन में आ गिरा। इसका जिस्म माहिबे आग की तरह फड़क रहा था। हल्की रोशनी के बावजूद मैंने उसके शाने और गर्दन से फवारी की तरह उछलते खून को देख लिया था। शॉटगन ने उसके जिस्म में कई इंच बड़ा सुराख कर दिया था। मैंने उठकर राइफल मोड़ी और नीचे की तरफ भागा। अभी मैं सीढ़ियों से उतर रहा था कि कुत्ता एक तरफ से कुर्राता हुआ चपटा। मैंने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की और उसके वजनी जिस्म ने सीढ़ी का वजन बिगाड़ दिया। मैंने संभलने की कोशिश की मगर मेरे पैरों तले से सीढ़ी निकल रही थी। खुद को मुतवाजन करने की कोशिश करते हुए मैंने नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते हुए मेरा पहलू टकराया था और राइफल मेरे हाथ से निकल गई। मैं कलाबाजी खाकर उठा था कि कुत्ता मुझ पर झपट पड़ा। उसके खून आशाम जबड़े से बचने के लिए मैंने उसकी गर्दन थाम ली। कुत्ता जोर में मुझे लेकर फर्श पर गिरा। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह मेरी गर्दन पकड़ ले। एक बार मेरी गर्दन उसके मुंह में आ जाती तो वो लम्हों में मेरा नरखरा उधेड़ देता। इस कुत्ते को इंसान पर कातलाना हमला करने की बाकायदा तरबियत दी गई थी। मेरी कोशिश थी कि अपनी गर्दन उससे महफूज रखते हुए उसे दूर फेंक सकूं। वो अपनी वहशियाना ताकत से मुझे जेर करने की फिक्र में था। इसके पंजे मेरे जिस्म पर खराशें डाल रहे थे। बदिक्कत मैंने अपने पांव समेटे और कुत्ते के पेट पर अपना घुटना मारा। उसने कर्मनाक आवाज निकाली लेकिन मुझे छोड़ने पर आमादा नहीं हुआ। इस बार मैंने दोनों पांव उसके पेट से लगाए और झटके से उसे दूर फेंक दिया। इसके साथ ही मैं उछल कर खड़ा होगा। कुत्ता जमीन पर गिरते ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। उसने जबरदस्त जस्त लगाई और हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ आया। इस बार मैंने हाथों की बजाय पैर से काम लिया। हवा में उछलकर घूमते हुए मैंने कुत्ते के सर पर लात मारी। खुश्क लकड़ी जैसी चटखन की आवाज आई। कुत्ता जमीन पर एक तरफ गिरकर तड़पने लगा। इसकी गर्दन टूट गई थी। इससे जरा सी देर की जंग ने मेरा जोड़ जोड़ दुखा दिया था। खुशकिस्मती से लात बिल्कुल दुरुस्त पड़ी और कुत्ता मारा गया। मैंने राइफल उठा ली। साहब आप ठीक हो ना? ऊपर से हनीफ की सहमी हुई आवाज आई। खान नीचे आ जाओ। मैंने गिरी हुई सीढ़ी उठाकर दीवार से लगाई और हनीफ नीचे उतराया। गुल खान किधर है? उधर पड़ा है, मैंने उसे गोली मार दी है। मैंने हाथ के इशारे से उसे बताया, लेकिन जब इस तरफ देखा तो मुझे अपनी बिनाई पर शक हुआ। गुल खान इस जगह नहीं था। फिर दो बातें बैक वक्त हुई।
حنیف اضطراری طور پر سامنے آیا اور ایک کھڑکی سے شعلہ لپکا اور حنیف کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس نے ہلکی سی آواز نکالی، وہ نیچے گر گیا تھا۔ گل خان نہ جانے کس طرح کمرے میں چلا گیا تھا، حالانکہ اس کی گردن سے جس طرح خون بہ رہا تھا وہ بالکل آخری سانسوں پر لگ رہا تھا۔ مگر انسان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، کب اس کا وقت آ جائے۔ بعض اوقات معمولی نظر آنے والا زخم آدمی کی جان لے لیتا ہے اور کبھی شدید زخمی ہونے والا بھی بچ جاتا ہے۔ اپنی ناتجربے کاری کی وجہ سے میں نے گل خان کو مردہ تصور کر لیا جبکہ وہ زندہ تھا اور اس نے حنیف کو گولی مار تھی۔ وہ کھڑکی کے سہارے کھڑا تھا، اس نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر تقدیر نے اس گولی پر حنیف کا نام لکھ دیا تھا۔ گل خان نے دوبارہ پستول اٹھانے کی کوشش کی۔ حنیف کو گرتے دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس بار میں نے گل خان کے سر کا نشانہ لیا اور فائر کے ساتھ ہی اس کا سر جیسے غائب ہو گیا۔ پھر اس کا باقی رہ جانے والا دھڑ آہستہ سے چل کر کھڑکی کے چوکھٹے سے غائب ہو گیا۔ اس بار وہ بلا شبہ مر چکا تھا کیونکہ کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں حنیف کی طرف لپکا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے زمین پر دراز تھا۔ اب تک اس کے منہ سے نہ تو کوئی چیخ نکلی تھی اور نہ ہی وہ تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے میرے اندر سے کسی نے کہا کہ وہ بچے گا نہیں۔ اس کے چہرے پر موت کی سفیدی چھا رہی تھی۔ میں نے زخم دیکھا، گولی نے اندر جگر اور آنتوں کو نقصان پہنچایا تھا، خون نالے کی طرح بہ رہا تھا۔ حوصلہ رکھو حنیف بھائی، میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا۔ اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اپنا انعام والا وعدہ یاد رکھنا صاحب۔ میں زبردستی ہنسا۔ تمہیں ابھی بھی انعام کی فکر ہے؟ اللہ کے بندے، پہلے صحت یاب ہو جاؤ پھر انعام بھی لے لینا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بچوں گا نہیں، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ادھم پور کی اس کچی بستی میں میرے بیوی بچے ہیں صاحب، ان کا خیال رکھنا۔ مجھ سے جو وعدہ کیا ہے ان سے پورا کرنا۔ اچانک اس کی زبان اٹکنے لگی۔ ورنہ میں قیامت کے دن تیرا دامن پکڑوں گا۔ وہ ایک دم چپ ہوا تو میرے جسم میں سرد سی لہر توڑ گئی۔ میں نے بے اختیار اسے جھنجھوڑ دیا۔ حنیف اٹھو، لیکن وہ میری پکار کی حد سے دور جا چکا تھا۔ میرے جھنجھوڑنے سے اس کے ہاتھ پیٹ سے اٹکائے تھے۔ 45 کی گولی نے اس کے پیٹ میں 3 انچ چوڑا سوراخ کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے اور ایک نشان میرے بازو پر بھی آ گیا تھا۔ یہاں حنیف نے خون آلود ہاتھ رکھا تھا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میری نگاہ مشتاق پر پڑی۔ وہ بدستور بے ہوش تھا، اس کے پاس ہی کتے کی لاش پڑی تھی۔ ذرا سی دیر میں 4 جاندار اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں نے مشتاق کو اٹھا کر گیلری میں ڈالا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنے کی فکر تھی۔ میں نے مشتاق کی تلاشی لی، گھڑی، اس کا بٹوا اور جوتے اتار لیے تھے۔ جوتے کسی قدر ڈھیلے تھے لیکن کام چل رہا تھا۔ مجھے ان تینوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ جانے سے پہلے میں نے آخری بار حنیف کو دیکھا۔ چند منٹ پہلے وہ جیتا جاگتا انسان تھا، زندگی کی توانائیوں سے بھرپور۔ 10 منٹ بعد وہ ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کرنا حنیف بھائی، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے دل میں کہا تھا، اس کے احسان کا بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس نے مجھے آزاد کرایا اور پھر میری طرف آنے والی موت قبول کر لی، لیکن اس کے احسان کا کسی قدر بدلہ یوں ادا کیا جا سکتا تھا کہ میں اس کے بیوی بچوں کو مالی پریشانیوں کا شکار نہ ہونے دوں۔ باپ کا نعم البدل تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مالی لحاظ سے اس کے بیوی بچے پرسکون زندگی گزار سکتے تھے۔ مجھے اس رقم کا خیال آیا جو اندر والے حصے کے کسی کمرے میں رکھی تھی۔ بقول حنیف کے وہ خاصی بڑی رقم تھی اور میرے خیال میں وہ رقم کسی غریب گھر کے کام آتی تو زیادہ بہتر تھا، بنسبت اس کے کہ یہ ڈاکو اسے اپنی عیاشیوں اور اسلحے کی خریداری پر لگاتے، یا ان سے بڑے ڈاکو یعنی پولیس والے اسے شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے۔ وقت کم تھا، اصولاً مجھے نکل جانا چاہیے تھا۔ استاد اور اس کے ساتھی کسی وقت بھی آ سکتے تھے۔ میں سامنے آنے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ یہ بھی گیلری تھی۔ اس کے بائیں طرف 2 کمرے تھے۔ پہلا کمرہ کھلا تھا اور اس کے ساتھ والا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ دائیں طرف ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کھڑکی سے گل خان نے مجھ پر فائر کیا تھا، لیکن قضا حنیف کی آئی تھی۔ اس کمرے میں گل خان کی بے سر کی لاش موجود تھی۔ میں نے پہلے اس کمرے میں دیکھا، وہاں مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ دوسرا کمرہ بھی سوائے چارپائیوں کے کسی قسم کے فرنیچر سے خالی تھا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئی تھی۔ پھر دوسری طرف آنے سے کھلی کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن تیسرا کمرہ اندر کی جانب تھا اور وہاں تک چاند کی روشنی بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ذرا آگے جا کر گل خان کی لاش ٹٹولی۔ اس کے ہونٹ بتاتے تھے کہ وہ سگریٹ نوش تھا۔ اس کے پاس لازماً ماچس یا لائٹر ہونا چاہیے تھا۔ میری تلاش بار آور ثابت ہوئی۔ اس کی جیب سے لائٹر نکلا۔ کمرے پر خاصا بھاری تالا لگا تھا، اسے توڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے مجھے ایک بار پھر گل خان کے پاس جانا پڑا۔ پستول بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پستول لا کر تالے پر رکھ کر فائر کر دیا۔ تالا خاصا مضبوط تھا، دوسرے فائر میں ٹوٹا۔ میں نے بائیں ہاتھ میں لائٹر سنبھالا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
टिन का मज़कूरा संदूक मुझे चारपाई तले मिला। इस पर भी मजबूत किस्म का ताला लगा था। एक गोली मुझे उस पर भी ज़ाया करना पड़ी। वहाँ मुतअद्दिद अक़साम के हथियार रखे थे। इनमें आम पिस्तौलों से लेकर सब मशीन गन और दस्ती बम तक शामिल थे। मैंने एहतियात से फायर किया कि गोली बह कर किसी बम पर न लगे। मैंने संदूक खोला, इसमें वाकई लाखों की रकम थी। इस जमाने में 500 या 1000 के नोट नहीं होते थे। संदूक में सारे ही 100 के लाल नोटों वाली गड्डियां थीं, यानी एक गड्डी में 10,000 रुपए थे और संदूक गड्डियों से लबालब भरा था। इसका वजन अंदाजन 10-12 किलोग्राम था। इस सारे अंबार को ले जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक यह 10-12 लाख की रकम थी। मैंने बिस्तर पर पड़े तकिए से गिलाफ उतारा और इसमें गड्डियां भरने लगा। गिलाफ में मुश्किल से 2/3 गड्डियां आई थीं, बाकी संदूक में रह गई थी। ना जाने क्यों इस वक्त मैं सख्त हमाकत के मूड में था। अब तक मुझे हर चीज पर लानत भेजकर यहां से निकल जाना चाहिए था, मगर मैं पहले रकम के चक्कर में रुक गया। हालांकि ये मेरी जान से बढ़कर नहीं थी। इतनी रकम बल्कि इससे ज्यादा मैं जमशेद अली से कहकर हनीफ के घर वालों को दिलवा सकता था। बल्कि रकम से बेहतर तो ये था कि इनके लिए कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करा देता। दौलत आम तौर से गरीब को मिले तो फितने का बाइस बन जाती है। फिर मजीद हमाकत ये थी कि इस काली कमाई को जाया करने का सोचा और एक गड्डी को आग लगाकर संदूक में डाल दिया। 2-3 गड्डियों को आग लगी तो कमरा रोशन हो गया। जरा सी देर में सभी नोटों को भी आग लग चुकी थी। एन उसी लम्हे जब मैं बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा तो किसी ने चिल्ला कर कहा, ओए, ये असले वाले कमरे में आग किसने लगाई है? मैं सुन सा रह गया था। सरस्वती का मुझसे लिपटता वजूद जिंदगी की हरारत से यकसर खाली और बेजान हो चुका था। मैंने जल्दी से इसकी नब्ज देखी, इसके दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश की, मगर रूह का परिंदा जिस्म के पिंजरे से उड़ चुका था। वो कैसे मरी ये मेरे जहन में नहीं था। वो क्यों मरी इस सोच ने मेरे दिल को बोझल कर दिया था। इतनी सी उम्र में उसने कितने मसाइब देख लिए और फिर यूं खामोशी से मर गई। क्या ये उसकी जिंदगी के साथ ना इंसाफी नहीं थी? उसने अभी देखा ये क्या था, मगर नहीं, उसने बहुत कुछ देख लिया था जो बहुत सारे इंसान सारी उम्र नहीं देख पाते। मैंने उसे बिस्तर पर सीधा लिटाया, इसके हाथ पांव सीधे किए, फिर उसकी पेशानी चूम ली। मुझे नदामत और गुनाह के दाग से बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। मैं उसके लिए मगफिरत की दुआ तक नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी पेशानी तो चूम सकता था ना। सरहाने रखी साइड दराज पर ट्रे में काफी के 2 खाली कप थे। एक के पैंदे में सफेद रंग के पाउडर की हल्की सी तय थी। ये यकीनन ख्वाब आवर दवा थी जिसके भारी डोज ने सरस्वती को हमेशा की नींद सुला दिया था। इसी दवा के हल्के डोज ने मुझे दुनिया से गाफिल कर दिया था। काल्बन सरस्वती का मकसद ये था कि मैं उसे बचाने की कोशिश ना करूं, उसे सुकून से मरने दूं। तो उससे मरने का हतमी फैसला कर लिया था, और जो लोग मरने का फैसला कर लें इनके लिए हर काम आसान हो जाता है। एक चादर से उसे सर से पांव तक ढांप कर मैं बाहर आया। सुबह के 10 बज रहे थे और जानगरे हस्बे मामूल टेरेस पर धूप और शराब नोशी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर नफरत का जज्बा फिर से खोलने लगा था। मैं चुप खड़ा उसे देखता रहा, हत्ता कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। यूसुफ, कहो रात कैसी गुजरी? उसने मानी खेज अंदाज में पूछा। ऐसी गुजरी कि मैं इससे सारी उम्र फरामोश करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, मैंने जहरीले लहजे में कहा। वो हंसने लगा। मैं जानता था यार, आपस की बात है। ये साउथ इंडियन औरतें चाहे काली या बदसूरत हों, लेकिन जो लुत्फ इनके कुर्बत में आता है वो दुनिया की किसी औरत की कुर्बत में नहीं आता। मेरा दिल चाहा कि इसे भी अपनी कुर्बत से यूं नवाजूं कि फिर इसे फरिश्ता अजल ही लेकर जाए। इसकी गर्दन ऐसे दबाऊं कि इसकी आंखें और जुबान बाहर निकल आए, मगर इस वक्त मैं अंदर से खोलने के बावजूद ऊपर से बर्फ के सिल की तरह बना हुआ था। सरस्वती की मौत ने मेरे एहसासात को मुंचमन सा कर दिया था। जानगरे ने भी मेरे तासरात भांप लिए। उसे जाम से एक घूंट लिया। क्या बात है, तुम कुछ रूखे से लग रहे हो? क्या लड़की ने कोई गड़बड़ की है? ऐसी बात है तो मैं अभी उसे गुलामों की तरबियत के इदारे भिजवा देता हूँ। उसे जरूर भिजवाओ, मैंने सर लहजे में कहा, लेकिन किसी तरबियत गाह नहीं बल्कि मुर्दा खाने। उसे मजीद किसी तरबियत की जरूरत नहीं है। जानगरे ने चौंक कर मुझे देखा। क्या वो मर गई? वो गालिबन उसी रोज ही मर गई थी जब उसे उसके घर से अगवा करके दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। उसने नागवारी से मुझे देखा। बराह करम ये किताबी बातें मत करो, मुझे वाज़ेह लफ्ज़ों में बताओ। मेरा ख्याल है मैं हाथ मार कर तुम्हारी गर्दन तोड़ देता हूँ। तुम ऊपर जाकर खुद से सरस्वती से पूछ लेना कि वो मर चुकी है या नहीं। मैंने इस्तिज़ाइया लहजे में कहा। शायद तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। अपने हिस्से मजाक को काबू में रखो, उसने बज़ाहिर सर्द और तंबी करने वाले लहजे में कहा। लेकिन मेरी छठी इसने बताया कि वो अंदर से खौफजदा हो गया था। उसने जल्दी से तपाई पर पड़े मोबाइल नुमा आले को उठाकर उसका बटन दबाया और किसी से बोला, मेहमान के कमरे में आकर सोराथी को चेक करके मुझे रिपोर्ट दो। बज़ाहिर उसने किसी को हदायत दी थी, लेकिन मैंने देख लिया था कि उसने आले पर लगा एक और बटन भी दबा दिया था। गालिबन ये बटन उसके मुहावजों के लिए इशारा था कि वो अलर्ट हो जाएं
और अगर उसकी जान को खतरे में पाएं तो आकर उसे बचाएं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। बैठ जाओ, कहो तो तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाऊं? मैं सारी रात एक लाश के साथ सोता रहा हूं, क्या इस वक्त मुझे कुछ खाने की ख्वाहिश हो सकती है? मैंने उसके सामने कुर्सी पर बैठकर कहा। चांगरे ने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन इस बात को खुद पर तारी कर लेना भी जज्बाती हमाकत होगी। लोग जीते हैं, मरते हैं, दुनिया का काम चलता रहता है। तुम्हारे ना खाने से सुराती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने रुककर जाम से घूंट लिया। ऐसे हुआ क्या था? मैंने गहरी सांस लेकर अपने असाब पर काबू पाया। चांकरे की बात दुरुस्त थी। मेरे जज्बाती होने से सरस्वती को कोई फायदा नहीं होता। मैं ये कर सकता था कि जिन लोगों ने उसे यूं मरने पर मजबूर किया उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा दूं और मैं अपना दिमाग ठंडा रख कर ही ये काम कर सकता था। पहले मेरे लिए काफी मंगवा लो, मैंने कहा तो उसने फौरन अपने मोबाइल नुमा आले पर यह फरमाइश नोट करा थी। मैंने सरस्वती के बारे में बताया। शायद वो गुलामी की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्याल है उसने काफी में खासी मिकदार में ख्वाबावर दवा इस्तेमाल की है। उसने मुझे काफी में ये दवा दी थी क्योंकि रात में न चाहने के बावजूद सो गया था। लफ्ज न चाहने पर चांकरे ने मानी के अंदाज में सर हिला दिया था। वजह कुछ भी रही हो, मुझे उसकी मौत का अफसोस है। इतने अरसे बाद एक ढंग की खात्मा मिली थी। जाहिर है जानकरे किसी की मौत पर अफसोस भी उस वक्त कर सकता था जब उसे कोई नुकसान हुआ हो उसके मरने से। पहले एक मुलाजिम ने काफी ला कर रख दी, फिर एक हट्टा कट्टा शख्स आया। उसने हाथ में छोटी सी राइफल थाम रखी थी। लड़की मुर्दा हालत में है सर। उसका लहजा फ्रांसीसी था, लेकिन नकूश और रंगत से वो किसी दूसरी नस्ल का लगता था। इसकी माँ या बाप में से कोई अफ्रीकी था। बज़ाहिर किसी जख्म का निशान नहीं है। इसे अस्पताल भिजवा दो और वहां से जो रिपोर्ट आए मुझे उसके बारे में बताना। ओके सर, उसने फौजी अंदाज में तन कर कहा और वहां से चला गया। अब इसकी लाश का क्या होगा, मैंने पूछा। चांगरे में बेपरवाही से जवाब दिया, जरूरी कार्रवाई के बाद इसे समंदर के सपुर्द कर दिया जाएगा। इस जजीरे पर मरने वालों को समंदर में डाल दिया जाता है। क्या इनके लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी जा सकती? मैं तल्ख लहजे में कहा, जजीरे में इतनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मजबूरी है। जजीरे में खासी गुंजाइश थी, लेकिन इंसानों को टिश्यू पेपर समझने वाले इन लोगों के दिलों में गुंजाइश नहीं थी। जब कोई मर जाता तो ये इसे बेहिसी के साथ सपुर्दे आप कर देते थे। न कफन का झंझट और न दफनाने की जहमत। कल को कोई इनसे हिसाब लेने वाला पैदा हो जाता तो लाश कहां से मिलती? मैंने जानगरे की बात से इत्तिफाक किया। जजीरे में गुंजाइश कम है। मैंने महसूस किया है कि तुम लोगों ने इसका कम से कम हिस्सा इस्तेमाल किया है। उसने फख्र से जवाब दिया, क्योंकि हम जजीरे के फितरी माहौल को बरकरार रखना चाहते हैं। मुझे हैरत है कि तुम लोगों ने जजीरे पर बिजली की सप्लाई का कैसा इंतजाम कर रखा है। मुझे कहीं कोई बिजली घर आलूदगी फैलाता नजर नहीं आया। यहाँ पर जो बिजली घर है वो जरा सी आलूदगी नहीं करता, क्योंकि वो एटमी बिजली घर है। रूस की आबदोज के नाकारा हो जाने वाले बिजली घर हमने बड़ी तादाद में खरीद कर इन्हें कारआमद बना लिया है। ये एटमी रिएक्टर मुख्तसर होने के साथ कम खर्च भी है। इस जजीरे पर जो 2 रिएक्टर काम कर रहे हैं वो काम 40 मेगावाट्स के हैं। एक रिएक्टर अस्पेयर में है। जब एक रिएक्टर किसी वजह से काम करना छोड़ जाता है तो उसे चला लेते हैं। इनका ईंधन कहां से आता है? सोवियत रूस से हासिल शुदा एटमी रद्दी से हमने इन रिएक्टर्स के लिए फ्यूल भी निकाला है, जो सालों के लिए काफी है। जानग्रे ने मुझे बिला झिझक बताया। इसके ख्याल में यह सब मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं था। रिएक्टर्स खतरनाक भी हो सकते हैं, खासतौर से रूसी रिएक्टर्स जो बाज़ औक़ात फट भी जाते हैं। चरनोबल का वाकया उसकी एक मिसाल है, मैंने मानी खेज लहजा में कहा। अव्वल तो ये रिएक्टर्स हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल महफूज बना लिए हैं। दूसरी, अगर किसी वजह से इन्हें कोई हादसा भी पेश आता है तो जजीरे के लोग इससे कतई महफूज रहेंगे, क्योंकि रिएक्टर्स इस पहाड़ी में खासी गहराई में हैं। ताबकारी खारिज होने की सूरत में नीचे से ऊपर आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और ताबकारी फैलने का खतरा बाकी नहीं रहेगा। क्या ये रिएक्टर समंदर के पानी से चलते हैं? जानगरे ने सर हिलाया। यही नहीं, बल्कि ये खारे पानी को मीठे पानी में भी तब्दील करते हैं। इस जजीरे पर मीठे पानी के जराए महदूद हैं। इनकी कमी इस तरह पूरी की जाती है। मेरे ज़हन में ख्याल है कि समंदर का पानी किसी सुरंग से रिएक्टर्स तक पहुंचाया जाता होगा। मुझे समुद्री पानी से ठंडे होने वाले रिएक्टर्स की साख्त किसी हद तक इल्म था। आम रिएक्टर्स में दर्जा हरारत एक हद में रखने के लिए भारी पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आबदोज के रिएक्टर्स में यह काम समुद्री पानी से लिया जाता है। भारी पानी या समुद्री पानी बेकाबू नहीं हो पाता। इस किस्म के रिएक्टर्स के लिए भारी तादाद में समुद्री पानी दरकार होता है। इस पानी की मुसलसल फराहमी के लिए समंदर से सुरंग निकाली गई होगी। जरा सी मेहनत से सुरंग का सुराग लगाया जा सकता था और इसके रास्ते रिएक्टर्स की तबाही का इंतजाम किया जा सकता था। जानगरे से रिएक्टर्स के बारे में बात करते हुए मेरा ज़हन यही सोच रहा था कि उबैद सलाह को भी इन सुरंगों की तलाश है।